एग्जाम्पल नंबर 2 सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो ये जो इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे इसको हम सबसे पहले मानक रूप में लिखेंगे। तो मानक रूप में लिखने के लिए हम इस इक्वेशन को x की पावर 2 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका गुणांक 1 बनाना है, तब बनेगी ये मानक रूप में। तो यहाँ पे देखो ये डबल अवकलन है, तो यहाँ पे पावर 2 आएगा, यहाँ पे पावर में 2 आएगा। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन डबल अवकलन की बन चुकी है, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि प्रचाल विधि से करना है, इसलिए हम इसको प्रचाल विधि से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें p का मान मिल चुका है, q का और r का मान। जो dy/dx का गुणांक होता है वो होता है p, y का गुणांक होता है q, और जो लास्ट में बचता है वो होता है हमारे पास r। तो हमारे पास यहाँ पे p, q और r मिल चुके हैं हमें। अब इसके बाद हम CF का भाग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखो CF का हम भाग प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन फॉलो हो रही है यहाँ पे p प्लस qx, तो हमें इससे CF का एक भाग मिल रहा है x, ये हमें CF का एक भाग मिल चुका है। अब यहाँ पे हम दूसरा भाग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो हम दूसरा भाग हम इसमें बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं, तो हम इस तरह से करते हैं। यहाँ पे r = 0 और y = zx लेते हैं हम। यहाँ पे r = 0, यहाँ पे देखो r = x है, ये अलग चीज़ है। यहाँ पे हम मानते हैं इस तरह से भाई r = 0 हो और y = zx हो, तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। यहाँ पे ये हो तो हम ये इक्वेशन यूज में लेते हैं। ये इक्वेशन आपको याद में रखना है, क्योंकि जब भी r 0 होती है तो ये इक्वेशन, और y को इस तरह से मानते हैं हम, तो ये इक्वेशन हम कभी भी यूज में ले सकते हैं। जब हम r = 0 और y को इस तरह से हम मानते हैं तब ये इक्वेशन यूज में लेते हैं। जहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये z के साथ, z तो मैंने अपनी तरफ से अचर माना है, लेकिन z के साथ में ये जो x है, ये x ये है CF का भाग, ये आता है यहाँ पे जो भी आएगा CF का भाग वो आएगा इसके साथ में, z के साथ में। तो यहाँ पे देखो ये जो u है यहाँ पे CF का एक भाग है, तो यहाँ पे जो भी u आएगा वहाँ पे हम CF का भाग रखेंगे, यानी कि CF का भाग हमारे पास x है, तो यहाँ पे हमने x लिख दिया CF का भाग। तो यहाँ पे हम u का मान रखेंगे और इस इक्वेशन को हम आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे ही u का मान रखेंगे, u तो x है, तो यहाँ पे देखो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बटे हुए में x रहेगा। तो हमें इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें इस तरह से मिलेगी। अब यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे देखो इसके जगह पे गुणांक वो कांस्टेंट है, इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक -2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको d के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को, यहाँ पे डबल अवकलन था तो d की पावर 2 लिख दिया, यहाँ पे सिंगल अवकलन था तो हमने इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ पे देखो d क्या होगा, यहाँ पे d/dx, क्योंकि यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे आपको मैं ये बता देता हूँ कि हमने r को 0 क्यों माना था। हमने यहाँ पे r को 0 मान लिया यहाँ पे, तो r को 0 मानने से देखो ये पीछे वाला पद ऐसे कैसे 0 हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे CF का भाग प्राप्त करेंगे। CF का भाग प्राप्त करने के लिए हम CF प्राप्त करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे CF प्राप्त कर रहे हैं। और ये जो भाग होता है ये तो हमें PI प्राप्त करने के लिए काम में लिया था। जब आपने पढ़ा था अध्याय 5, जब 5वां चैप्टर पढ़ा था तो हमने वहाँ पे पढ़ा था, हल होता है इस तरह से CF + PI। तो PI ज्ञात करने के लिए हमें Q की जरूरत पड़ती थी, यानी कि ये जो आता है वो PI ज्ञात करने के लिए आता, और यहाँ पे हमें PI की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें CF की जरूरत है, इसलिए हमने R को 0 माना है यहाँ पे। तो यहाँ से हम देखो CF प्राप्त करेंगे इसका, तो यहाँ पे हमें CF मिलेगा इस तरह से। यहाँ पे हमने सहायक समीकरण मान ली। सहायक समीकरण कैसे आती है ये आपको पता है, आपने पहले पढ़ लिया है अध्याय 5 में। जो हमने चैप्टर 5 पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था सहायक समीकरण ज्ञात करना और CF ज्ञात करना। तो यहाँ पे हमने देखो ये यहाँ पे सहायक समीकरण आएगी इस तरह से, और इसके मान होंगे। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें m के 2 मान मिलेंगे, 0 और 2। 0 और 2 के लिए हम CF लिखेंगे इस तरह से, ये हो जाएगा इसके लिए CF होगा C1 e⁻0 + C2 e⁻2x। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ये इस तरह से CF ज्ञात करते हैं, यानी कि एक CF का भाग हमें मिल जाएगा। ये जो CF का एक भाग है ये तो हमें मिल चुका है यहाँ पे, ये देखो ये तो हमें मिल चुका। जब हम दूसरा प्राप्त करते हैं तो CF ज्ञात करते हैं। जब हम CF ज्ञात करते हैं तो हमें CF इस तरह से मिलेगा, एक CF तो मिलेगा डायरेक्ट C1, इसके साथ गुणांक में कुछ भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे e⁻0 तो 1 होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपका CF मिले एक तो कांस्टेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो समझ लेना गलत हो गया। दूसरा मिलेगा हमारे पास C2 और यहाँ पे फलन आएगा x का, तो हमारे पास x का फलन आ गया e⁻2x, यानी कि हमारा ये सही है। एक कांस्टेंट आ गया और एक में x आ गया, तो हमारा ये सही है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो ये हमारे पास CF आ चुका है, तो यहाँ से हम z का मान रखेंगे, तो हमारे पास z का मान मिलेगा ये, क्योंकि यहाँ पे देखो z बराबर क्या होगा, z इक्वल टू होगा CF + PI।
तो यहाँ पे सी एफ तो ये आ चुका और इसका पी आई तो जीरो होगा। क्यों होगा जीरो? क्योंकि देखो हमने आर को जीरो लिया था, आर को जीरो लेने से ये जीरो हो गया, यानी कि क्यू का मान हो गया जीरो। और जब क्यू जीरो होता है तो पी आई तो जीरो होता है। तो हमने यहाँ पे देखो जेड का मान हमें ये मिल चुका। अब ये जेड का मान हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे तो हमें वाई का मान मिलेगा। तो ये जो यहाँ पे जेड का मान रखेंगे तो हमें वाई का मान इस तरह से मिलेगा। ये जो वाई है ये इसका आंसर नहीं है, ये वाई इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हमने आर को जीरो लिया है। ये आर जीरो होगा तब ये, लेकिन हमारे पास आर जीरो नहीं है इसलिए इसका आंसर नहीं है। ये वाई कुछ अलग है, ये वाई इसलिए है कि हमने जब आर जीरो होता है तब इसका आंसर इस तरह से होता है, लेकिन आर जीरो होता है तो हमें उसकी तो जरूरत नहीं है, हमें तो केवल सी एफ ज्ञात करना था, इसलिए हमने इस तरह से किया, आर को जीरो माना है यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर नहीं है, हम यहाँ से केवल सी एफ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो जो इसके गुणांक होते हैं वो होते हैं सी एफ। तो यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट होता है उसके साथ में जो भी आते हैं वो होते हैं सी एफ के भाग। तो ये सी एफ का भाग है और ये सी एफ का भाग है। तो हमने यहाँ पे देखो यू हो गया हमारे पास सी एफ का भाग, ये एक्स हमने यू मान लिया। दूसरा सी एफ का भाग है एक्स ई की पावर 2x, तो ये हो गया सी एफ का दूसरा भाग। तो सी एफ के दोनों भाग हमें मिल चुके हैं। अब इसको सोल्व करना तो काफ़ी आसान है, क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, उन दोनों को हम यूज में लेंगे डायरेक्ट। लेकिन उससे पहले हम इसका हल मानेंगे। तो इसका हल होगा इस तरह से, इसका संपूर्ण हल हम इस तरह से मानेंगे, y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी। तो ए के स्थान यू के स्थान पे x और v के स्थान पे x ई की पावर 2x हमने रख दिया है यहाँ पे। तो हमारे पास y हो गया इस तरह से। अब हमारे पास दो फॉर्मूले, हम उनको यूज में लेंगे डायरेक्ट। तो हमारे पास दो फॉर्मूले ये और ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो u और v का मान यहाँ से रखोगे आप, फिर इस इक्वेशन में आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे इसका, फिर v का भी x के सापेक्ष अवकलन करोगे और यहाँ पे रखोगे, तो आपको ये दो इक्वेशनें मिलेगी। इसको सोल्व करने पर ये मिलेगी और इसके लिए आपको ये मिलेगी। ये जो दोनों इक्वेशन है आप इसको सोल्व करोगे तो dA अपॉन dx का मान dB अपॉन dx का मान प्राप्त कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है आपके पास, dA अपॉन dx dB अपॉन dx। तो इनके मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो इनके मान प्राप्त करेंगे हमें तो ये मिलेगा। यहाँ पे देखो dA अपॉन dx का मान आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि ये dx इसके साथ जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे गुणा में x है साथ में, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे x है और एक कांस्टेंट आएगा तो मैंने k1 मान लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 1/2 x प्लस k1, ये है इसका आंसर। यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे 1/2 है, टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे। अब दूसरा भाग प्राप्त करेंगे हम, दूसरा यानी कि dB अपॉन dx प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखो dA अपॉन dx का मान हमें मिल चुका -1/2। तो ये मान उठाकर हम या तो इस इक्वेशन में रखेंगे या फिर हम इसमें रख सकते हैं यहाँ पे, तो हमें dB अपॉन dx मिल जाएगा। तो आप कहीं पे भी रख सकते हो, मैं कहता हूँ यहाँ पे रखना, यहाँ पे ज़्यादा ईजी है क्योंकि इस साइड में तो जीरो है। तो यहाँ पे रखोगे तो आप डायरेक्ट पक्षांतरण करके मान प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ रख लेना आप, आपको यहाँ से dB अपॉन dx मिल जाएगा। तो हम रख देते हैं और मान प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे dB अपॉन dx का मान मिलेगा आपको ये आपको dB अपॉन dx का मान मिल चुका है यहाँ पे। अब आप देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, ये जो dx है इसको यहाँ से उठाकर इस साइड में करना दोगे आप, इस साइड में जाएगा ये, तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब आप जैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको ये मिलेगा b का मान -1/4 e की पावर माइनस का 2x, और इसका कांस्टेंट हमने k2 मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो कांस्टेंट, ये आपकी इच्छा है। हमने k मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप c मान लो तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों से सेम रहता है, आंसर सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे a और b का मान में मिल चुका है। तो ये a और b का मान यहाँ से हम इस इक्वेशन में रखेंगे। ये जो a और ये b है, ये दोनों का मान हम यहाँ पे रख देंगे जो हमने माना था। ये हमने माना है इसका हल y इक्वल टू ax प्लस b x ई की पावर 2x, यहाँ पे रखेंगे। तो हम रख देते हैं यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे मान रखेंगे तो हमें ये मिलेगा इसका आंसर। वहाँ से हमने यहाँ पे जो भी लिखा था मैंने वो मिटा के यहाँ पे रख दिया। ये a और b का मान हम रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने रखा है a और b का मान, a का मान यहाँ से, b का मान यहाँ से। तो हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है यहाँ पे, ये इक्वेशन मिल चुकी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बटे में 2 है, यहाँ पे बटे पे 4 है, तो इनको हम 4 से गुणा करके हटा सकते हैं। तो मैंने इसको 4 से गुणा कर दिया ताकि ये नॉर्मल इक्वेशन की तरह दिखे। तो हमारे पास ये हो जाएगा इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर मिलेगा हमें ये। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था पहले उसको मैंने मिटाकर ये इक्वेशन लिखी है, तो आप देख लेना। यहाँ पे इसके बाद में कुछ और लिखा हुआ था, ये अलग है यहाँ पे। तो हमारे पास इसका आंसर हमें इस तरह से मिल चुका है।
अब हमारे वीडियो से आपको यदि हेल्प हो रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको हमारे वीडियो क्रम वाइज से यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिल पा रहे हैं तो हमारा जो ऐप है क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से, आप उन्हें डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको पूरा जो सिलेबस है वो व्यवस्थित तरीके से मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो।